हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और टॉपिक होगा प्रीएम्बल। पॉलिटी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी मात्रा में आता है इसके क्वेश्चंस। सभी एग्ज़ाम्स में 3-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, पीसीएस, आईएएस और इस तरह के एग्ज़ाम्स, तो स्टेट एग्ज़ाम्स, इन सब में 15 से 20 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मेरी गारंटी है कि यदि आप मेरे साथ बने रहे तो मैं आप लोगों को पूरी पॉलिटी याद करवा दूंगा और वो भी ट्रिक भी बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, प्रीएम्बल। इसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेंगी आपको मैं बताऊंगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रीएम्बल सबसे पहले बताने वाली बात यह है आपको कि ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। प्रीएम्बल एक कस्टमरी पार्ट है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है प्रीएम्बल को। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल नहीं ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ प्रीएम्बल नहीं रहेगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल नहीं रहेगा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का 1935 वाला, उसमें जो है कि प्रीएम्बल नहीं था, लेकिन वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें प्रीएम्बल नहीं है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रीएम्बल है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी प्रीएम्बल ऐड कर लिया गया है। ठीक, तो पढ़ते हैं प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये दोस्तों ये पांचों ध्यान देने वाला वर्ड्स हैं, ध्यान देने वाले प्रीएम्बल में। इन पांचों वर्ड्स दिखाते हैं आइडियल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आदर्श। और इसमें जो सोशलिस्ट है, सेकुलर है और एक वर्ड इंटीग्रिटी है, ये तीनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लिए गए हैं, में अमेंड किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड किए गए हैं, बाद में ऐड किया गया है। और फिर उसके आगे हम देखेंगे कि एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो किस तरह की जस्टिस देने की बात करता है हमारा प्रीएम्बल? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इसमें ध्यान देना ये है हमको कि एजुकेशनल जस्टिस की बात नहीं करता है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, वो आपको नहीं टिक करना है। फिर तो आपको जाना चाहिए कि जस्टिस कितने टाइप की है, 3 टाइप के हैं। तो कितने टाइप के जस्टिस? सोशल की और इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सिर्फ 3 टाइप की जस्टिस हमारा प्रीएम्बल हमको प्रोवाइड करता है। ये कभी डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जस्टिस कितने टाइप के हमारा प्रीएम्बल प्रोवाइड करता है, तो भाई 3 टाइप के। और लिबर्टी कितने टाइप की? 5 टाइप की। कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वेलिटी कितने टाइप की? 2 टाइप की इक्वेलिटी। स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस टाइप की? स्टेटस मतलब सभी लोग, भारत का सभी नागरिक एक जैसा स्टेटस रहेगा और सभी नागरिकों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अपॉर्चुनिटी पे आगे काफ़ी कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा देख के लगता है, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो लगता है कि अरे ऊपर इक्वेलिटी तो है, अपॉर्चुनिटी में लिख रखा है, लेकिन वो देता नहीं है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस बारे में। आर्टिकल 15 में है, काफ़ी एम्बिग्यूटी है, बताऊंगा इसके बारे में आपको। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, इक्वेलिटी को प्रमोट भी करना है सभी में। और फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी में क्या है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। किसकी डिग्निटी की बात करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया की डिग्निटी की बात करता है। वो अपनी मर्यादा के साथ रह सकता है, कि इज्जत भरा जीवन जी सकता है।
भारत का प्रेम्बल ये प्रोवाइड करता है उसको। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, किसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात हो रही है? नेशन के, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात हो रही है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949 लिया गया, इसी दिन हमारा जो संविधान था एडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। जब पूर्ण रूप से आएगा तो 26 जनवरी 1950 को। तो जब पूर्ण रूप से आएगा तो आप ये वाली डेट टिक करिएगा, और जब ऐसे नॉर्मल आता है अडॉप्ट और इनैक्ट तो उस समय आपको 26 डे ऑफ नवंबर 1949 करना होगा। ये आपको एक मैं ओवरव्यू दे दिया, लेकिन अब आपको बिटवीन द लाइंस थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताने का मेरा ये उद्देश्य है, जिससे कि आप अच्छे एग्ज़ाम्स में भी बढ़िया स्कोर कर सकें। और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको आगे चल के, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगी अपना स्कोर बढ़ाने में। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 आइडियल्स हैं। कौन से आइडियल्स हैं और कौन से एस्पिरेशंस हैं, ये जानने वाली बात है। तो 5 आइडियल्स कौन से हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमारे प्रियम्बल में कितने टाइप के आइडियल्स हैं? 5 आइडियल्स हैं, ठीक है। और जो आपका आइडियल्स हैं उसको अलग अलग बांट के पढ़ना होगा। जैसे कि सॉवरेंटी क्या है? सॉवरेंटी बताता है कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी दूसरे सुप्रीम पावर को अपने गवर्नेंस में नहीं एक्नॉलेज करती। फिर लेकिन आजकल जैसे कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, तो इसमें माना जाता है ऐसा कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत सॉवरेंटी को अफेक्ट करती हैं। लेकिन जहाँ तक अनेक विद्वानों का मानना है कि भारत के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भारत की अपना इच्छा के ऊपर है कि भारत उस चीज़ को एडॉप्ट करे ना करे, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को का सदस्य बने या ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे सॉवरेंटी में ये ध्यान देना है कि अगर कभी कभी आ जाता है एलपीजी के बारे में, तो एलपीजी के कारण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण हाँ कुछ हद तक सॉवरेंटी का इफेक्ट पड़ता है कुछ कंट्रीज़ में। भारत के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव ऑफ इंडिया है कि वो उसकी मेंबर बना रहे कि ना बना रहे। हाँ, जब तक भारत के बेनिफिट का बस सवाल है, भारत उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है। जब भारत को लगता है कि नहीं है तो उसको छोड़ भी सकता है। और सेकुलरिज्म ये एक आइडियल है हमारे देश का। सेकुलरिज्म से हमारे देश में हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, क्योंकि सेकुलरिज्म 2 टाइप का होता है, एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का सेकुलरिज्म है, एक इंडिया का है। तो वेस्टर्न टाइप के सेकुलरिज्म में क्या है कि ये कोई रिलीजन को फेवर नहीं करता है। ये एक निगेटिव टाइप का सेकुलरिज्म है जिसमें कि किसी भी धर्म को नहीं फेवर करता। लेकिन हमारे भारत में भी सेकुलरिज्म है, लेकिन वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग का स्टेट फेवर करता है सभी रिलीजन को, यानी कि सभी को एक समान मानता है। ये हो गया आपका सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म में हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बहुत सेंटेंस में बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताना चाहता हूँ। इंडियन स्टेट इज़ नीदर रिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस, इट इज़ ऑल्सो नॉट इरिलीजियस, इट इज़ नॉन रिलीजियस। हमारा देश जो है वो एक इरिलीजियस कंट्री नहीं है, वो एक नॉन रिलीजियस कंट्री है। नॉन रिलीजियस कंट्री को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारे देश का तो कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन ये सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा। ये है एक पॉजिटिव टाइप का सेकुलरिज्म, जो कि हर धर्म को समभाव देखता है, समभाव रूप से। फिर आप नेक्स्ट चीज़ है सोशलिज्म। ये भी एक टाइप का हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेम्बल में दिया हुआ है। अब सोशलिज्म में जैसे कि हम जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं पूरे देश के, या जो भी वेल्थ है वो सब में बढ़नी चाहिए, कुछ इस तरह की बातें होती हैं इसमें।
ये आर्टिकल नंबर 39B में और आर्टिकल नंबर 39C में, इसके तहत मैं आप लोगों को आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा। फिर डेमोक्रेसी, ये तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है हमारे देश का, एक लोकतंत्र है हमारा देश। तो इसमें आपको बहुत जो मुख्य चीज़ है वो नोट करने वाली है कि यहाँ पे कुछ प्रोविजंस होते हैं डेमोक्रेसी में, किसी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ कुछ प्रोविजंस, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, एक्टिव सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, फ्री मीडिया होनी चाहिए, ये सब स्ट्रेंथन करते हैं डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को। तो ये चीज़ है। और फिर उसके बाद रिपब्लिक में, यहाँ पे रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड। यहाँ पे हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, ना कि हेरिडेटरी होता है। ठीक, जैसा कि और यूके का सिस्टम देख सकते हैं, वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है हेरिडेटरी होता है। हमारा भारत में प्रेसिडेंट हेरिडेटरी नहीं होता है, ये भी इलेक्टेड होता है। उसका एक तरीका है किस तरीके से इलेक्ट होगा। ये पांचों जो रिपब्लिक मैंने आपको बताया, रिपब्लिक के तहत आप जान गए कि हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड होगा। फिर आपको रिवीजन करा देता हूँ सारा बारी बारी। सॉवरेन के तहत हमने क्या सीखा कि ये किसी भी सुप्रीम बॉडी को हम लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हमारा देश की गवर्नमेंट नहीं एक्नॉलेज करेगी किसी सुप्रीम पावर को इन द केस ऑफ गवर्नेंस के केस। फिर सोशलिस्ट में हमारा देश जो है कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हमें कोशिश करेगा कि सभी को बांटे, यहाँ की सरकारें। सेकुलरिज्म में हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन ये सभी धर्मों को समान रूप से समभाव रूप से देखेगा और सपोर्ट करेगा, ये है सेकुलरिज्म। और डेमोक्रेटिक में क्या है कि कुछ मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, एक्टिव सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, फ्री मीडिया होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। रिपब्लिक में आपको मैंने बताया ही कि हेड ऑफ स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडेटरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर ये पांचों तो आइडियल्स आपने पढ़ ली, और इनके जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उन चीज़ों को आप लोग पढ़ ली। फिर उसके बाद हम लोगों के प्रिएम्बल में 4 तरह के एस्पिरेशंस की बात की गई है, और ये कभी कभी लगाने को भी आ जाता है लाइन से कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा। तो इसका एक आप लोगों को कोड बता देता हूँ, जले फ्राई। तो यहाँ से जे से जस्टिस हो जाएगा, एल से लिबर्टी हो जाएगा, ई से इक्वालिटी हो जाएगा, और फ्राई से फ्रेटर्निटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लाइन से याद कर लेंगे। अब इसमें ये भी जान लीजिए कि जस्टिस के तहत कितने हैं तरह के जस्टिस, 3, लिबर्टी कितनी तरह की, 5, इक्वलिटी कितनी तरह की, 2, फ्रेटर्निटी में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि क्योंकि फ्रेटर्निटी में बात की गई है लोगों के बंधुत्व के बारे में, तो कैसे इसको एक शब्द में नहीं बांधा जा सकता, सिर्फ JLE का याद रखिएगा, जैसे जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी का याद रखिए। अब जस्टिस कितने टाइप की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये जस्टिस है। अब जैसे सोशल वाला है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सोशल वाला है, तो सोशल जस्टिस जैसे कि हम लोग के आर्टिकल 15 से 18 में बात की गई है, नो सोशल बायस होना चाहिए, नो इकोनॉमिक बायस होना चाहिए, मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए, हम लोग को जस्टिस पूर्ण रूप से एकदम खुले मन से मिलनी चाहिए। और पॉलिटिकल जो है आर्टिकल 326 के तहत है, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, तो पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई, माफ़ करिएगा। और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी किस तरह की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ पे है लिबर्टी से हम क्या समझते हैं, लिबर्टी से हम समझें कि लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स एक्सरसाइज बाय द स्टेट्स ओवर एन इंडिविजुअल। कोई आर्बिट्री पावर्स जो है कि जो स्टेट द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं उसका एब्सेंस रहेगा, लोगों पे स्टेट द्वारा कोई बाध्यकारी ये नहीं लगाया जाएगा कि आप भाई इसी तरह से सोचिए या यही विचार रखिए या यही पूजा करिए, ये फेद रखिए,
इसके लिए भी आप आज़ाद रहेंगे, लिबर्टी। फिर इक्वलिटी किस तरह की, दो तरह की इक्वलिटी है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इक्वलिटी में स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, अब जैसा कि आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी भी हालांकि हिंट हल्का सा कर दे रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी जैसे आर्टिकल नंबर 16 का 4 है कि नहीं, तो ये आपको बताऊंगा आगे चल के से। आर्टिकल्स भी अच्छे से याद करवाऊंगा, आपको याद हो जाएंगे आर्टिकल रटने में कोई समस्या नहीं होगी, रटना नहीं पड़ेगा, आप एक बार देख लेंगे हो जाएगा। सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो आपने नोट डाउन किया है, एक बार लास्ट टाइम देख के चले जाना है और अच्छा एग्ज़ाम पेपर करके आना है। फ्रेटर्निटी में देखिए, फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी इज द सेंस ऑफ ब्रदरहुड that prevail among all the people of India. It is must to ensure unity and integrity of India. यहाँ पे हम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, किसके बीच में? लोगों के बीच में। जो सभी पीपल हैं भारत में, किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, उन सभी में एक बंधुत्व की भावना होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे भारत के यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात हम करते हैं फ्रेटर्निटी में। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। प्रियम्बल इज कस्टमरी बट नॉट कंपल्सरी फॉर एन कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव प्रियम्बल। ये आपको मैंने समझा दिया है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेचर ऑफ प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन के फॉर्म में है, क्योंकि इन्फोर्सिबल नहीं है और कोई बाध्यकारी चीज़ नहीं है। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइट एनी स्पेसिफिक प्रोविजन। प्रियम्बल किसी स्पेसिफिक प्रोविजन को ओवरराइट नहीं करता है। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न लिख दिया गया है तो वो स्पेसिफिक प्रोविज़न ही माना जाएगा, प्रियम्बल के आधार पे आप उसको नलिफाई नहीं कर सकते। इफ़ देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल देन द आर्टिकल विल प्रीवेल। यहाँ पे ये बात है कि अगर कोई ऐसा हमारे संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि क्लैश करता है प्रियम्बल से, और वो आर्टिकल से जो प्रियम्बल में बातें बोली गई हैं, जो आर्टिकल में उस बातें बोली गई हैं, अगर उन दोनों में क्लैश होता है तो हमको क्या मानना पड़ेगा? हमको ये मानना पड़ेगा कि जो उस आर्टिकल में दिया हुआ है वही हम मानेंगे प्रियम्बल को, क्योंकि इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन आर्टिकल इन्फोर्सिएबल होता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे नोट मैंने लिख दिया है कि प्रियम्बल इज डेकोरेटिव पार्ट बिकॉज इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल। ठीक है, अब आगे देखिए। पीपल इज़ अल्टीमेट सॉवरेन इन इंडिया, क्योंकि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि पीपल ने खुद ही बनाया है और खुद ही को आत्मार्पित किया है। तो अल्टीमेट सॉवरेन कौन है भारत में? पीपल्स हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा केस हुआ था भारत में, वो कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, 1989 का एक केस है। इसमें कहर सिंह ने इस बात को चैलेंज किया था कि ये भारतीय संविधान जो है भारत के लोगों द्वारा नहीं दिया गया है, भारत के लोगों ही द्वारा खुद को नहीं दिया गया है। इस चीज़ को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारा कहा कि नहीं, इसको लीगल फिक्शन मान के चलना है। भले ही ऐसा ना हुआ हो, लेकिन इस चीज़ को लीगल फिक्शन मान के चलना है और आगे इस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसको लीगल फिक्शन हमको मान ही के चलना होगा। तो कर देना, नई वीडियो जल्द आएगी।